हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक्स में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का मतलब इंडिया में यही होता है कि आपने एक बार स्टॉक ले लिया तो आप उसको रखे रहेंगे और फिर वो कंपाउंड करेगा और फिर आपका वेल्थ बन जाएगा। यही एक नरेटिव होता है, एक कॉमन नरेटिव होता है जो बेचा जाता है। और बहुत सारे लोग तो सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर उसमें से जो सबसे कॉमन बुक है जो वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है बेन ग्राहम की, मतलब वो तो मैंने भी पढ़ी थी। लेकिन क्या है ना, उस बुक में वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो ऐसा होता है कि आपको वो स्टॉक्स लेने हैं जो जो ऑल टाइम हाई से नीचे गिर चुके हैं, जो आपको एक डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। तो वहीं से सब शुरुआत होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। लेकिन हमको ये समझना है कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस गिर जाता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है और आपको वो रीज़न समझना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या रीज़न है कि वो स्टॉक का प्राइस गिर गया है? इज़ इट बिकॉज़ कि बिज़नेस का ग्रोथ ही खत्म हो गया है? क्योंकि एक बिज़नेस जो होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी ने थोड़ा बहुत कॉमर्स भी पढ़ा होगा या फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में वीडियोस देखे होंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होती है, तो उसको पता होगा। पहले तो होता है आपका इनिशियल स्टेज जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होता है। फिर आपका होता है एक ब्लैक फेज जहाँ पे बिजनेस स्लोली स्लोली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और फिर फाइनली आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, जहाँ पे कोई कंपनी जो होती है वो एक थ्रेशोल्ड के बाद बड़ा बनना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आता है आपका डिक्लाइन फेज। तो जब ये 4 स्टेजेस होते हैं तो फिर तभी एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पैसा लगाना है जब आप ग्रोथ फेज में होते हो, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये आपको पता चलेगा कि सेल्स ग्रोथ कैसे चल रहा है किसी बिजनेस का। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो बुक थी जो मैं बता रहा था, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेन ग्राहम ने जो लिखा है, उनको तो वॉरेन बफेट का गुरु भी कहते हैं। तो जब ये बुक रिलीज हुई थी या फिर जब ये प्रिंट हुई थी ना, तब हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। आप जाकर गूगल कर सकते हो ये सब। तो ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था कि सारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। तो आपको तो तभी सब वैल्यू ही वैल्यू दिखेगी, क्योंकि तब तो सब कुछ क्रैश हो गया था। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। वो तो आई थिंक वंस इन अ सेंचुरी का इवेंट था। कोविड भी वैसे ही एक वंस इन अ सेंचुरी का इवेंट था, जब आपको सब कुछ चीप मिल गया था। कोविड के बाद भी जिसने जो भी खरीदा, ज़्यादातर ही हैज़ मेड मनी। लेकिन दैट इज़ नॉट द नॉर्म। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं भी पैसा लगा दो और फिर वो बन जाएगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा पैसा उसी ने बनाया जो ग्रोथ स्टॉक्स ले चुका था उस टाइम में। तो हमारा आइडिया ये है कि ग्रोथ स्टॉक ले लेना है। तो अब हम ये समझते हैं कि ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है एक बिजनेस का। जो मैंने 4 साइकिल जो बोली ना, उसको समझने के लिए एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक स्टॉक है ट्रेंट। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम एक एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। ठीक है, ये केस स्टडी समझ लीजिए आप। तो ट्रेंट का जो पेस ऑफ ग्रोथ था, आप देखिए, अगर आप उसका बैलेंस शीट चेक करोगे स्क्रीनर पर तो ये सब मिल जाता है। अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको एक ही जगह पर सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो 2021 में उसका जो सेल्स का ग्रोथ था 21 से 22 तक, ठीक है, 21 टू 22 तक इट वॉज ग्रोइंग एट सॉरी ऑलमोस्ट 80 to 90% पर ग्रोथ हो रही थी उसकी। ठीक है, और फिर 22 से 23 उसका जो ग्रोथ है इट रिड्यूसेस डाउन टू मे बी 60 to 70%। और फिर उसके बाद करता है वो 50%, 23 24 के आसपास। और फिर उसके बाद उसका ग्रोथ हो जाता है 25%। तो अभी ट्रेंड जो है इट इज़ ओनली मे बी 20 25% का ग्रोथ इंजन, मे बी 30% कर ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हुआ है पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गया। तो ग्रोथ थी 80%, ठीक है, वहां से आ गई 70 60, फिर हो गया आपका 40 30, और फिर अभी हम तो बोल रहे हैं कि 25 30 होगा। तो जब ये होता है ना, जब पेस ऑफ ग्रोथ चेंज होता है, इट कैन हैपन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑल्सो। लेकिन ट्रेंड का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि 8 8.5 हज़ार का स्टॉक का भाव था और अभी आप देखोगे तो उसका स्टॉक का जो भाव है वो 4.5 हज़ार के आसपास है। तो अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, वो तो रैली मिस कर चुका है। ट्रेंड का ग्रोथ फेज ही इज ऑलरेडी मिस दैट, बिकॉज ग्रोथ जब 70 80% की थी तो तब टाइम था कि आप उस स्टॉक को ले लो, अब नहीं कि जब वो 4.5 हज़ार पे आ गया। तो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा यही करता है। अब तो बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिख दिए कि ट्रेंड एक मल्टी बैगर है, पैसा बनाया है, ये सब। तो अब रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा यार, वो तो 8 8.5 हज़ार का स्टॉक था, अब मैं ले लूंगा उसको 4.5 हज़ार में। तो ये क्लासिक मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वो ग्रोथ को नहीं देख रहे। अब वो देख नहीं रहे कि वो 25% पे ग्रो कर रहा है और फिर उस वजह से उसका भाव 4.5 हज़ार है।
तो अब जो ट्रेंड लेगा और वो ये सोचेगा कि उसका फिर भाव 8,500 हो जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पी बहुत हाई है। तो यहाँ पे होता है एक स्टॉक का री-रेटिंग, और फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी उसको बेच दिया और दूसरी जगह पैसा लगा दिया जहाँ पे ग्रोथ जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो आइडियली अगर आप एक बिज़नेस खरीद रहे हो, तो मुझे लगता है कि 25 से 30% का अगर सेल्स ग्रोथ के नीचे कोई बिज़नेस कर रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं कि वो मेरे पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर इतनी पढ़ाई करके, कॉन कॉल पढ़ के, इतना कुछ समझ के, अगर मैं 25-30% का ग्रोथ इंजन भी ना रख पाऊँ मेरे पोर्टफोलियो में, उससे कम तो मतलब मुझे लगता नहीं उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि फिर अगर वो कर ही रहा है 20%, तो आगे चल के तो फिर वो 15 और 10% करेगा, फिर तो मतलब ग्रोथ ऑफ द बिजनेस विल बी इक्विवेलेंट टू द जीडीपी। तो फिर क्या ही फायदा और क्या ही पैसा बनेगा उसमें। तो वही है, और फिर बहुत सारी कंपनीज है जो 40% 50% का ग्रोथ कर रही है और कंसिस्टेंसी से करती हैं। तो द कीवर्ड इज दैट कंसिस्टेंटली करे कोई, तभी पैसा बनता है। तो मल्टी बैगर जो चाहते हैं ना ढूंढना, तो उनको वही करना है कि ये ग्रोथ फेज में बिजनेस के अंदर उसको मतलब आप पकड़ लो। तो देर इज अ टर्म इन इंग्लिश व्हाट दे से, कैच देम यंग करके। तो आप जल्दी ग्रोथ फेज में अगर उनको पढ़ लेते हो, तो आप ये पूरा वेव राइड कर सकते हो। तो वापस आते हैं हमारे वही क्वेश्चन के ऊपर कि क्या आज बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वर्क करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती बाय एंड होल्ड, क्योंकि बिजनेस इज अ वेरी डायनामिक, और जो आपका ग्रोथ फेज है वो आप देखो ना, ट्रेंड में 21 में था, अभी 25 आ गया, चलिए 4 साल भी पकड़ लीजिए। तो रियल ग्रोथ वॉज इन 4 years में भी, प्री कोविड और एक उसने 4-5 साल किया होगा ग्रोथ, आफ्टर कोविड इट वेंट डाउन। तो मे बी 8-9 years का उसका आप पकड़ लीजिए ग्रोथ का साइकिल था, उससे ज्यादा तो नहीं है। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। तो दिस बिकम्स वेरी क्रिटिकल। ठीक है, बाय एंड होल्ड तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में चलेगा, और वहां भी बाय एंड होल्ड इसीलिए आप कर पा रहे हो क्योंकि जो फंड मैनेजर है ना, वो आपका पोर्टफोलियो चर्न करता रहता है, कम से कम उसका भी 20% 25% का चर्न रेशियो होता है। नहीं तो वो भी मतलब रिटर्न जो अल्फा कहता है ना, अल्फा इज द टर्म टू यूज व्हेन यू बीट अ बेंचमार्क। जब आप बेंचमार्क को कंपेयर करते हो, तो उसका जो एक्सेस रिटर्न मिलता है उसका अल्फा कहते हैं, मतलब दिस इज अ कॉमन टर्म यूज। तो वो जनरेट कर ही नहीं पाएगा, तो एनीवे बाय एंड होल्ड इज नॉट वर्किंग। तो ये जो आपको बोलते हैं ना कि हमने आईटीसी ले लिया, एशियन पेंट ले लिया, और फिर इट हैज कंपाउंडेड फॉर 18 to 19% ओवर द लास्ट 25 years, ऐसा नहीं होता। बहुत फेजेस होंगे जहाँ पे स्टॉक चला ही नहीं होता, तो वहां पे अगर कोई उसको काट देता उस स्टॉक को और फिर कहीं और लगा देता, तो वो उससे ज्यादा पैसा बना देता। तो बात वही है कि यू आर नॉट सपोज टू मैरी अ स्टॉक, जिसको कहता है ना कि आप शादी नहीं कर सकते किसी स्टॉक के साथ, क्योंकि वो अगर आपका रिलेशनशिप है, तो फिर तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। तो यू हैव टू बी वेरी रूथलेस ईयर। जब तक स्टॉक चल रहा है, बिजनेस आपको पैसा बना रहा है, ग्रोथ है, तब तक वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेगा। एंड अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन हैविंग दैट स्टॉक। तो यही है कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत हो जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का। कोई मल्टीबैगर बन जाता है, 4 गुना बना दिया, 5 गुना बना दिया, तो वो उसको बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया, जिसको कहते हैं। तो वही बात होगी। तो वैसे नहीं करना आपको, और फिर यू हैव टू बी वेरी रूथलेस। हाँ, द ओनली इम्प्लीकेशन कुड बी a taxation that is long term and short term, which is I think unavoidable। अगर आपको अल्फा रिटर्न जनरेट करना है और आपका पोर्टफोलियो आप चाहते हो कि तेजी से बढ़ता रहे, पैसा बने, तो आपको वो सब नहीं देखना। आई थिंक देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड कट दोस पोजीशन इन केस ग्रोथ रिड्यूस। नहीं तो क्या होगा, जो आपने 4-5 गुना का पैसा बनाया ना, दैट विल कम डाउन टू 2 times, मे बी आपका स्टॉक हो जाएगा 50-70% पे, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो बाइंग प्राइस पे आ जाएगा। तो वॉट यू हैव मेड, ऑफकोर्स इन्वेस्ट तो किया है अपने टाइम, उसको होल्ड तो किया इतने टाइम पे, फिर अगर आपका गेन जो फिजल आउट हो जाता है, तो फिर कुछ फायदा ही नहीं हुआ आपका। वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इज ऑल इन वेन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेलिंग बिकम्स वेरी क्रिटिकल। आई थिंक दीज आर द थिंग्स यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। अगर आप बेच नहीं पाते उसको सही से, और फिर आप बाय एंड होल्ड करते हो, आई थिंक इट इज अ वेरी इजी वे टू मार्केट द थिंग कि स्टॉक मार्केट तो बड़ा आसान है। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले करते हैं, वहां पे आप करो बाय एंड होल्ड, बिकॉज समवन इज मैनेजिंग योर मनी। बट फिर भी अगर आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बनाना है, तो यू हैव टू रीड द कॉन कॉल्स। थोड़ी एफर्ट तो आपको लगेगी करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि वो 25-30-35% का CAGR बने जो बनता है
इफ यू आर विलिंग टू रीड एंड मैनेज योर ओन पोर्टफोलियो एक्टिवली, तो फिर तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नथिंग इज गोइंग टू कम जस्ट लाइक दैट टू यू, नो पेन नो गेन जो वाला सिचुएशन होता है वैसे ही होता है। तो जितना बढ़ोगे आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एंड वंस यू आर रेडी टू कट अ पोजिशन एंड यू आर गोइंग टू सेल, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आसान हो जाता है कि आप कहीं से पोजीशन काट के कहीं पे इन्वेस्ट कर लो। इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू हैव अल्टरनेटिव्स। आपके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, वहीं पे स्टक रहोगे, एंड यू विल बी कीप यू विल बी होपिंग दैट इट विल डू वेल, मतलब यू विल बी प्रेइंग टू गॉड कि यार यार ये तो नीचे चला गया, अब ऊपर आ जाए। तो ऐसा तो नहीं होता। अगर आपका ये है कि अगर ऐसे ही बैठना है आपको और जिसको कहता है भगवान भरोसे, तो फिर तो इन्वेस्टिंग नहीं होगी आपकी। आई थिंक यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। ऑफ कोर्स लक इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, और लक का तो वही है कि आपको कोई बिजनेस मिल जाए ग्रोथ फेज में, आपने पढ़ाई की और आपको वो मिल जाता है और फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और फिर बहुत पैसा बनता है, तो दैट इज योर लक। अदरवाइज यू हैव टू टेक सर्टन इनिशिएटिव्स, और आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ऐसा आपको मैनेज करना है पोर्टफोलियो, और ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी है। स्टॉक तब तक रहेगा आपके पोर्टफोलियो में जब तक उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब तक उसके अंदर ग्रोथ रहेगी। बाकी तो सब बोलने वाली चीज़ें हैं कि हमने इतना बनाया उतना बनाया, लेकिन बनता तो तभी है पैसा जब आप उसको अच्छे से ट्रैक करोगे। और जो बिजनेस ग्रोथ है और डायरेक्शन जो बिजनेस है, इट हैज़ टू बी ना पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे ट्रेंड के केस में क्या हो रहा है कि सेल्स ग्रोथ इज इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी डिक्रीज ही होगा। मतलब देर इज नो अदर वे टू थिंक अबाउट इट। मतलब लॉजिक है, स्टॉक मार्केट इज वेरी लॉजिकल, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि वो चार्ट देखते रहते हैं। चार्ट में वो कहते हैं कि यार ये तो बढ़ गया। बहुत बार ऐसे भी होता है कि द रिजल्ट ऑफ द कंपनी इज वेरी बैड एंड द स्टॉक इज गोइंग अप, इट इज जस्ट फायरिंग अप। तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब चार्ट्स में इट कैन गो अप फॉर फ्यू डेज और मे बी फ्यू मंथ्स, लेकिन उसका आना तो नीचे ही है, क्योंकि अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टॉक प्राइजेस विल ऑलवेज फॉलो द अर्निंग्स। तो वही है, आपको डिसोसिएट करना है चार्ट से, और फिर आपको देखना है कि आप फंडामेंटली बिजनेस को कैसे स्टडी करते हो, डायरेक्शन कैसे देखना है, ये ज़रूरी होता है। और फिर मैनेजमेंट जो कहता है वो देखो थोड़ा ध्यान से आप। और फिर जब आप ये करने लगोगे ना, कॉन कॉल पढ़ने लगोगे, तो यू विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। एंड बहुत सारे लोग तो आजकल एआई भी यूज़ करते हैं, उसका है ना, दे मेक अ समरी ऑफ द कॉन कॉल एंड देन दे गेट ऑल दोस पॉइंट्स। तो ठीक है, आपको उसमें से थोड़ा बहुत समझ जाता है, बट आई विल टेल यू दैट रीडिंग द होल कॉन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटलीस्ट रीड तो कर लो अगर आप उसको पूरा सुन नहीं सकते तो। क्योंकि क्या होता है ना, फाइनली द मैनेजमेंट हु इज मैनेजिंग द बिजनेस हैज गॉट इमोशंस एंड ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग। तो वहां पे आपको इमोशन भी समझना बड़ा जरूरी है, बिकॉज यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो कोई कितना कॉन्फिडेंट है या फिर नहीं, उससे आपको पता चल जाता है। वॉइस टोनैलिटी होती है उसका, जो कुछ भी बोलने का तरीका है, द वर्ड्स ही इज यूजिंग, आई मीन ऑल दैट स्पीक्स अ लॉट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप तो पूरा पढ़ लो और फिर यू गेट अ बेटर पिक्चर एंड यू विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आई थिंक दैट इज ऑल इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये सब आप करोगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप किसी स्टॉक में फंस जाओगे। तो यही है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि आप अच्छी रिसर्च करो, सेल्स ग्रोथ देखते रहो, बस सेल्स ग्रोथ। और मैं ये बार बार कहता रहूंगा हर वीडियो में, और कॉन कॉल पढ़ते रहो। मतलब ये तो जिसको कहता है ना मूल मंत्र जिसको कहता है, तो आई विल कीप रिपीटिंग दिस एंड आई थिंक दैट इज द ओनली वे। एंड द मोर यू रीड, द मोर मैच्योर इन्वेस्टर यू बिकम, और पैसा तो बनता जाता है। आई थिंक दैट इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट। इफ यू आर वरिड अबाउट मेकिंग मनी, तो फिर वो तो आप गलत कर रहे हो। आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, पैसा अपने आप बन जाता है। मार्केट जब मोमेंटम आती है तो अच्छे स्टॉक्स भागने लगते हैं ना, तो फिर जितना पैसा बन सकता है तो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हेन द बुल रन स्टार्ट्स। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी इन द राइट स्टॉक्स। नहीं तो क्या होता है, जो स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं ना, फिर वो कभी कभी तो रिकवर ही नहीं कर पाते, दे कैन नेवर रिकवर इन द लाइफ। आई थिंक दैट इज द ओनली danger for a retail investor when he is not looking at these parameters what I talk about, है ना। ROE हो गया आपका, सेल्स ग्रोथ हो गया, क्वालिटी ऑफ द बिजनेस हो गया, है ना। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी, ऑल दीज थिंग्स। और फिर बताता रहूँगा ऐसे में धीरे धीरे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनीथिंग मोर टू आस्क अबाउट दिस, आपका कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो। और फिर अच्छा लगता है शेयर करके जो कुछ मैंने सीखा है। आई थिंक आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड आई थिंक a lot of misconceptions are there in investing, which I think I can surely you know
explain about the basics, and then a lot of other factors. And I think our retail investors can become very mature. और इंडिया में तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास knowledge है, and they have the will to invest in the market. So I think they just want the right direction. I think there are a lot of people out there who are willing to help you. तो वही है कि I think it is time that Indian retail investors also become mature and they take the advantage of this bull run what we are having. I think economy looks very good इंडिया की, बहुत अच्छी लग रही है, और फिर मुझे लगता है अगले 10 15 20 साल में अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेकर रख सकते हो तो बहुत पैसा बनेगा. एंड आई थिंक पीपल हु आर लुकिंग टू रिटायर अर्ली और फिर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू. सो आई थिंक कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, और फिर पैसा तो बनेगा. आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और फिर यहाँ पे 150 करोड़ जब लोग हैं तो आई थिंक कंज्यूमर इज नॉट अ इशू हियर. सो आज के लिए इतना ही. आई थिंक आई हैव सेड व्हाट आई हैव टू से अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और फिर अगर कुछ है तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.